Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, today we are going to discuss the sixth means last part of the chapter 3 of civics, that is electoral politics. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is fifth part. We read about the election campaign, that is very important for any election. Afterwards, we begin a new topic, that is topic number 3.3, that what makes an election in India democratic. And we also read about the most important topic, that is election commission. So we read about the election commission, that is an independent body like judiciary enjoys the independent powers. Likewise, election commission also enjoys the independent power. So students, yesterday we have done till here. So today we are going to start from here. So students, we will move further with the next topic, that is popular participation. So let's begin the chapter with its continuation. So students, हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में रीड किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मींस कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत पावरफुल भी है और इंडिपेंडेंट भी है, मींस कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है और वो सारी पावर्स को एंजॉय करता है जो जुडिशरी एंजॉय करती है। इट मींस कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट द इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। ओके, सो हमने ये रीड किया था इलेक्शन कमीशन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है ताकि देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो सके। सो नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो हम देखते हैं कि इंडिया में लोग बढ़ चढ़कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी रूलर अगर सिलेक्ट होकर आता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर रूल करेगा। दैट मीन्स कि जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन है वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। Another way to check the quality of the election process is to see whether people participation in it with enthusiasm. तो एक और तरीका है इलेक्शन की क्वालिटी को चेक करने का, इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी को चेक करने का, वो किसमें देखने को मिलता है हमें? लोगों के पार्टिसिपेशन में, कि लोग जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल एंथुसियाज्म मींस एक्साइटेड होकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. और अगर कहीं ना कहीं यदि जो इलेक्शन प्रोसेस है अगर वो फ्री और फेयर नहीं होती है तो लोग इसमें पार्टिसिपेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे, लोग पार्टिसिपेशन में कंटिन्यू नहीं करेंगे। नाउ रीड दिस चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। तो नीचे एक चार्ट दिया गया है, तो यहाँ पर कुछ हमें दिखाया गया है इलेक्शन टर्नआउट्स के बारे में कि किस अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है वो कम या ज्यादा होता है। सो लेट्स बिगिन टू रीड दिस चार्ट। तो अगर हम वोटर टर्नआउट देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर यूके को देखते हो तो यूके का जो है वोटर टर्नआउट 78 से 72 फिर डाउन जा रहा है। तो इट मींस कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं टर्नआउट कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें इस चार्ट में तो इंडिया से 56 58 मींस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तो स्टेबल है मींस कम नहीं हुआ है, या तो इंक्रीज हो रहा है या स्टेबल है मींस कि यहाँ पर कम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में लोग जो पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से है और अच्छा है। So now start this point. People's participation in election is usually measured by voter turnout figures. So students यहाँ पे जो turnout बताया गया है, turnout का means यहाँ पर आपका क्या है? जो percentage of eligible voters who cast their votes in an election means कि eligible voters का percentage होता है जो अपना votes cast करते हैं elections में। तो जो people's participation है election में usually किससे measure किया जाता है? voter turnout figure से। Turnout indicates the percentage of eligible voters who actually cast their vote. तो जो टर्नआउट होता है वो इंडिकेट करता है एक्चुअल परसेंटेज को, परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स को जो एक्चुअली में अपना वोट देते हैं, कास्ट करते हैं। ओवर द लास्ट 50 इयर्स द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डिक्लाइंड। तो अगर हम पिछले 50 इयर्स की बात करें, 50 सालों की बात करें, तो जो टर्नआउट है यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में वो डिक्लाइन हुआ है। इन इंडिया द टर्नआउट हैज आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गोन अप। और जो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो टर्नआउट है वो कहीं ना कहीं स्टेबल है या तो इंक्रीज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, so students here is a second point, that is in India the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section. तो इंडिया में जो पुअर होते हैं, जो इलिटरेट होते हैं, जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं लार्जर प्रोपोर्शन में वोटिंग करते हैं रिच और प्रिविलेजेस सेक्शंस के कंपैरिजन में।
सो दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, और जबकि ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में बिल्कुल ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पुअर पीपल, अफ्रीकन पीपल, अमेरिकन एंड Hispanics vote much less than the rich and the white people। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हमें देखा जाए तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो पुअर पीपल है, अफ्रीकन अमेरिकन है और जो हिस्पैनिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा वोट करते हैं, वो कहीं ना कहीं कम वोट करते हैं रिच और वाइट पीपल के कंपैरिजन में। तो इंडिया में जो होता है कहीं ना कहीं रिच पीपल के कंपैरिजन में जो पुअर पीपल होते हैं, इलिटरेट पीपल, ये लोग ज्यादा वोटिंग करते हैं। और जस्ट वेस्टर्न कल्चर में बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर देखा जाए तो ये जो आपका व्हाइट पीपल हो गए, रिच पीपल हो गए, ये लोग ज्यादा वोटिंग करते हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। जो कॉमन पीपल होता है इंडिया का, उसकी इंपॉर्टेंस से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, उनके लिए इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। और उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि जो इलेक्शंस के थ्रू कहीं ना कहीं वो सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, ताकि जो ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चलाए जाएं जो जनता के अनुकूल हों। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। इसलिए वो ये समझते हैं कि उनकी जो वोटिंग है वो कहीं ना कहीं देश को चलाने के लिए इस रास्ते में कोई ना कहीं वो सही है। So students, now the next point is that the interest of voters in election related activities has been increasing over the years। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देखा जाए वोटर्स का इलेक्शन के रिलेटेड एक्टिविटीज में, वो भी इंक्रीज हो रहा है। पिछले कुछ सालों में वो भी इंक्रीज हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर 2004 इलेक्शंस, more than one third voters took part in a campaign related activities। it means कि 2004 के इलेक्शंस में देखा जाए उस टाइम पर कहीं ना कहीं मोर देन वन थर्ड वोटर्स ने इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्ट लिया था। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टी। और कहीं ना कहीं मोर देन हाफ जो लोग थे, आधे से ज्यादा जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा क्लोज रखा था। ठीक है। 1 out of every 7 वोटर्स इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो हर 7 में से एक पर्सन जो है कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबर है। सो स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ बता रहा है आपको वोटर्स टर्नआउट बता रहा है इंडिया में, ठीक है, एंड यूएस में सोशल ग्रुप्स 2004 के अकॉर्डिंग में ये देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया सारी कास्ट वाइज भी। इसके बाद ये नेक्स्ट जो है दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया। तो ये भी आपको ईयर वाइज आपको पूरा डेटा अवेलेबल करवा रहा है। और ये जो थर्ड वाला है आपको, डू यू थिंक योर वोट मेक्स अ डिफरेंस, ये डिफरेंस क्रिएट करके आपको बता रहा है। ठीक है, डोंट नो, हैज नो इफेक्ट, या किसी इस चीज का इफेक्ट हो तो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यू टॉपिक, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। सो इलेक्शन के जो आउटकम होता है, इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है, उसकी कितनी एक्सेप्टेंस की जाती है। मींस कि जीतने वाली पार्टी क्या एक्सेप्ट करती है या हारने वाली क्या पार्टी एक्सेप्ट करती है। तो हमने इंडिया में अपन ने हमेशा ही देखा है कि हमेशा जो हारने वाली पार्टी चाहे हो वो भी आउटकम को ही एक्सेप्ट करती है, और जीतने वाली पार्टी तो करती ही है। सो लेट्स बिगिन टू रीड दिस पैरा। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज एन आउटकम इटसेल्फ। तो वन जो फाइनल टेस्ट होता है, फ्री और फेयरनेस होती है इलेक्शन की, वो उसका आउटकम के रूप में ही होती है कहीं ना कहीं। इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर, द आउटकम्स ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। इट मीन्स कि अगर जो इलेक्शन से अगर वो फ्री ना हो, फेयर ना हो, तो कहीं ना कहीं जो आउटकम होगा वो कहीं ना कहीं फेवर्स को ही, जो फेवरेबल पार्टी होती है, जो जो पावरफुल पार्टी होती है, उन्हीं को फेवर करेगा। सो इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन। तो इस तरह की सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो तो कभी इलेक्शन हारेगी ही नहीं। सो यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिज इलेक्शन। तो जो हारने वाली पार्टी होती है, कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन में कोई गड़बड़ की गई होगी तो वो कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो इंडिया का जो इलेक्शन है उसका आउटकम क्या बताता है। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड। द फर्स्ट पॉइंट इज the ruling parties routinely lose elections in India both at the national and the state level. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. इट मीन्स कि इंडिया में क्या होता है, जो रूलिंग पार्टीज होती है वो रूटीनली कभी ना कभी इलेक्शंस में हार भी जाती है, चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। मीन्स ऐसा नहीं कि हर बार वही पार्टी जीते, कभी कोई पार्टी जीतती है तो कभी कोई पार्टी जीतती है ना। तो अगर हम देखा जाए वास्तव में हर दो
3 इलेक्शन में से हर 2 इलेक्शंस में देखा जाए जो लास्ट 25 ईयर्स में होते हैं, जो रूलिंग पार्टी है कहीं ना कहीं उन्होंने इलेक्शन लॉस्ट ही किया है। ओके, तो ऐसा नहीं कि हमेशा वो ही जीते। Now the second point is that in the US an sitting elected representative rarely loses an election. In India about half of the sitting MPs और MLAs lose elections. तो अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में क्या है, जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब जो है सत्ताधारी है, तो वो अधिकतर रेयरली देखते हैं तो हम इलेक्शंस में रेयर ही हारते हैं, बहुत मुश्किल ही होता है कि वो हारते हैं, अधिकतर तो वो जीतते ही हैं। लेकिन इंडिया में देखा जाए तो अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी या एमएलए, मतलब आधे जो लगभग एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, वो इलेक्शंस हार ही जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बार वो ही जीते। Next, a candidate who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कहीं ना कहीं कई सारी मनी खर्च करते हैं वोट्स वगैरह को खरीदने के लिए, या किसी का किसी ना किसी क्रिमिनल कनेक्शंस में हाथ रहता है, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस लूज कर जाते हैं, हार जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा bearing very few dispute elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. तो ऐसे कहीं ना कहीं बहुत कम डिस्प्यूट्स होते हैं, जो इलेक्टोरल आउटकम्स होता है वो सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो डिफीटेड पार्टी भी क्यों ना हो। तभी भी हम देखते हैं इंडिया में सभी पार्टी को भी जनता का जो भी आदेश होता है, जनता का जो भी आदेश होता है वो उसे एक्सेप्ट करती है, चाहे वो हार जाए चाहे वो जीत जाए। डिफीटेड पार्टी भी इवन उस वर्डिक्ट को, उस कहीं ना कहीं उस फैसले को, जनता के इस फैसले को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती है, मतलब जो पार्टी जीतती है या जो पार्टी हारती है, तो हारने वाली पार्टी जो भी होती है वो भी इस फैसले को मानती है और इस तरह के सरकार बन जाती है। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, so students now we are going to discuss about the next topic, that is challenges to free and fair election. इट मीन्स कि फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हमने रीड किया था कि हमारी इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री और फेयर कंडक्ट करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन दैट इलेक्शंस इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। तो ये सारी चीजें हमें एक सिंपल कंक्लूजन की तरफ ले जाती हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया में वो बेसिकली फ्री होते हैं और फेयर होते हैं। The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rival. तो जो पार्टी है कोई ना कोई, कि वो इलेक्शन जो है वो जीत जाती है और सरकार बनाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों ने उसे चूज किया है, सिलेक्ट किया है, ठीक है, किसी दूसरी पार्टी के राइवल के तौर पर। दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये कहीं ना कहीं सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए सही नहीं है, ट्रू नहीं है। A few candidates may win purely on the basis of money power and unfair means. It means कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मनी पावर या अनफेयर मींस के बेसिस पे भी जीतते हैं, बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल वर्डिक्ट होता है जनरल इलेक्शन में वो इस पॉपुलर प्रेफरेंस को शो करता है कि जनता ने कहीं ना कहीं इलेक्ट किया है। देयर आर वेरी फ्यू एक्सपेक्टेशन टू दिस रूल इन द लास्ट 60 इयर्स इन आवर कंट्री। कुछ फ्यू एक्सपेक्टेशन जो है हमारे इन रूल्स की कहीं ना कहीं में लास्ट 60 इयर्स में देखने को मिलती है देश में। दिस इज व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, और ये जो है कहीं ना कहीं इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। नाउ येट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ वी आस्क डीपर क्वेश्चन। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो इंडिया की पिक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट दिखती है। एक डीपर क्वेश्चन अगर हम करते हैं, आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, क्या जनता की जो प्रेफरेंस है वो रियल नॉलेज के बेस पर है। आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस, क्या वोटर्स को रियल चॉइस मिली। इज इलेक्शन रियली अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, मतलब कि जो इलेक्शन थे वो कहीं ना कहीं सभी के लिए इक्वलिटी के बेस पर थे। मींस की जो कंडीशंस थी वो सभी पार्टीज और कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस लड़े क्या उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन, कि एक साधारण सा जो सिटीजन है वो इलेक्शन जीतने के लिए सोच सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मैनी लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शन टू आवर अटेंशन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कहीं ना कहीं कई सारी लिमिटेशन और चैलेंजेस को लेकर आते हैं हमारे इंडियन इलेक्शन के लिए, ताकि हम उनके ऊपर अटेंशन दे सकें। तो ये लिमिटेशन क्या है तो हम इन्हें रीड करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट इज
candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independent parties. तो ऐसे कैंडिडेट्स या पार्टीज जो कई सारी मनी को स्पेंड करते हैं, बल्कि उन्हें अपनी विक्ट्री, अपनी जीत के लिए श्योरिटी तो होती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग एंजॉय करते हैं बिग और अनफेयर एडवांटेज को स्मॉल पार्टीज और इंडिपेंडेंट पार्टीज के ऊपर. नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन इज दैट इन सम parts of the country candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from the major parties. देश के कुछ भागों में, देश के कुछ पार्ट्स में जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है, तो वो इलेक्टोरल रेस में से दूसरों को पुश करते हैं और कहीं ना कहीं मेजर पार्टी से, बड़ी बड़ी पार्टी से अपनी टिकट को सिक्योर करते हैं. तो इस तरह की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है. some family some family some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. कुछ फैमिलीज जो है डोमिनेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को. ये ट्रेंड हमें देखने को मिलता है. जो टिकट्स होते हैं वो रिलेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन फैमिलीज के. तो ये भी प्रॉब्लम हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है. नेक्स्ट है वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजंस. फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन बोथ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस. इट मीन्स कि कभी कभार क्या होता है, जो इलेक्शंस होते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन्स को बहुत ही कम चांस देते हैं, और इस कहीं ना कहीं जो मेजर पार्टीज है वो कहीं ना कहीं, और जो स्मॉलर पार्टीज है एक दूसरे के सिमिलर रहती हैं पॉलिसीज जो है वो प्रैक्टिस में. Okay students, now the next is smaller parties and independent parties means candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. और जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज को सफर करते हैं बड़ी पार्टीज के कंपैरिजन में. मतलब छोटी और जो इंडिपेंडेंट पार्टीज उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन वजह से. So students, now here it is said that these challenges exist not just in India but also in many established democracy. तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो चैलेंजेस हमने पढ़े हैं ये कहीं ना कहीं सिर्फ इंडिया में ही नहीं एग्जिस्ट होते, बल्कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं जहाँ ये एग्जिस्ट होते हैं. ये परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. और ये जो डीपर इश्यूज है कहीं ना कहीं ये मैटर ऑफ कंसर्न है उन लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हैं. That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reforms in our electoral system. और इसी वजह से जो हमारे भारत के नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे हैं काफी लंबे समय से. कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स? क्या आप इन रिफॉर्म्स के बारे में कुछ सोच सकते हैं? आप इन थिंक कर सकते हैं? What can ordinary citizen do to face these challenges? और ordinary citizens को लिए इसके लिए क्या करना पड़ सकता है इन सारे challenges को फेस करने के लिए? तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी में, इलेक्टोरल सिस्टम में इस तरह की परेशानियां हमें अक्सर देखने को मिलती हैं. So students, it was all about the chapter that was electoral politics. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर था students. So now you have to prepare the question answers. Okay, notes you have now you are having the notes, so you can read the answers also. So students, finally the chapter ends. It was all about the chapter that is electoral politics. Okay students, thank you very much.